आज शांति शिक्षा में हम लेसन 6 में तनाव प्रबंधन पढ़ा रहे हैं। तनाव प्रबंधन फोर्थ सेमेस्टर वालों शांति शिक्षा में, ठीक है। जैविक तनाव एवं सामाजिक तनाव से आपका क्या अभिप्राय है? जैविक तनाव इसे कहते हैं बायोलॉजिकल स्ट्रेस। जैविक तनाव जब व्यक्ति शारीरिक रूप से ऐसे रोगों से पीड़ित रहने लगे जैसे कैंसर, दमा, कुष्ठ, अनिद्रा, तो उसे जैविक तनाव कहते हैं, क्योंकि इसमें व्यक्ति के भीतर शारीरिक अक्षमता आ जाती है और वह प्राय उन कार्यों को भी नहीं कर पाता जिसे पहले किया करता। सामाजिक तनाव जब तनाव सामाजिक मूल्यों, नैतिकता, सामाजिक दबावों के कारण उत्पन्न हो तथा व्यक्ति उसका प्रतिरोध न कर सके, जैसे कोई व्यक्ति सामाजिक मानदंडों के विपरीत शादी करना चाहता है तथा पारिवारिक मूल्य बाधक हैं, तो वह तनाव की स्थिति में रहता है। यदि व्यक्ति समझे कि धन कमाने से उसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, वही धन कमाने के मानक निर्धारित हों और वह धन कमा न पाए तो भी वह तनाव की स्थिति में रहेगा, क्योंकि ये मानक मूल्य नैतिकता एवं धन कमाने में बाधक हैं। तनाव का अर्थ बताइए, तनाव का अर्थ क्या है? तो तनाव का अर्थ स्पष्ट कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति की स्व इच्छाएं, आकांक्षाएं, आवश्यकताएं एवं रुचियां होती हैं और वह व्यक्ति इन सभी को पूरा करने के लिए प्रयासरत भी रहता है, लेकिन यह कदापि आवश्यक नहीं है कि उसकी सभी आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की पूर्ति हो ही जाए। अतः जब उसकी इच्छाओं एवं आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है या इन्हें पूरा करने हेतु उसे विभिन्न प्रकार की विरोधी शक्तियों का सामना करना पड़ता है, तो उसके अंदर यानी मन में एक प्रकार का संघर्ष या हलचल उत्पन्न हो जाती है। इसी हलचल या संघर्ष को हम तनाव की संज्ञा देते हैं। तनाव के कारण बताइए। तनाव के कारण हैं, बहुत सारे तनाव के कारण हैं। नंबर 1 असफलता का भय। नंबर 2 निराशावादी दृष्टिकोण। नंबर 3 दुर्घटना, बीमारी का प्रभाव। नंबर 4 क्षमता के ऊपर की आकांक्षा करना। नंबर 5 अकेलापन। नंबर 6 नकारात्मक घटनाओं का प्रभाव। नंबर 7 सहनशीलता का अभाव और नंबर 8 असुरक्षा की भावना। ये तनाव के कारण हैं। तनाव से होने वाले दुष्प्रभावों का वर्णन कर रहे हैं। तनाव से होने वाले दुष्प्रभाव इस प्रकार हैं। असामान्य संवेग प्रदर्शन, एबनॉर्मल इमोशनल बिहेवियर। तनाव की स्थिति में किसी भी व्यक्ति की प्रसन्नता, दुख, तकलीफ, हास्य, उत्साह, हीनता, उदासी आदि व्यवहार बिल्कुल असाधारण रूप में दिखाई देते हैं। नंबर 2 असामाजिक व्यवहार। व्यक्ति के अंदर असामाजिक व्यवहार, समाज विमुखता, एकांत प्रिय और अंतर्मुखी व्यवहार दिखाई देता है। असामान्य मानसिक क्रियाएं, एबनॉर्मल मेंटल एक्टिविटीज। तनाव की स्थिति में व्यक्ति की समस्त मानसिक क्रियाएं प्रभावित होती रहती हैं, जैसे व्यक्ति स्वप्न अधिक देखने लगता है, उसमें विस्मरण की मात्रा अधिक हो जाती है और वह प्रत्यक्षीकरण की कठिनाई का अनुभव करने लगता है। नंबर 4 अपराधी प्रवृत्ति। तनाव की स्थिति में व्यक्ति का मानसिक संतुलन असंतुलित हो जाता है, उसे अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं रह पाता और वह सामाजिक आपराधिक प्रवृत्ति की ओर अग्रसर हो जाता है। नंबर 5 मानसिक रुग्णता, मेंटल इलनेस। तनाव की स्थिति में व्यक्ति को कई स्नायुविक रोग हो जाते हैं एवं तनाव लगातार बना रहता है। तनाव को कैसे दूर किया जा सकता है? तनाव को दूर भी तो करना है, तो कैसे दूर किया जा सकता है? गहरी नींद द्वारा तनाव से मुक्त होना एक बेहतर तकनीक है। रात को देर तक नहीं जागें, बल्कि सुबह जल्दी उठें और अपने रुके हुए काम पूरे करें। नंबर 2 संतुलित भोजन तनाव को कम करने का अच्छा उपाय है। ये नहीं कि कितना ही खा लो, लेकिन बैलेंस डाइट। संतुलित भोजन तनाव को कम करने का अच्छा उपाय है। शारीरिक व्यायाम तनाव को कम करने की सर्वोत्तम उपाय है। नंबर 4 अपने आध्यात्मिक जीवन को विकसित करें। कुछ समय निकालकर ध्यान मुद्रा में बैठें, अपने मन को साफ करें और शांतिपूर्ण विचारों पर ध्यान केंद्रित करें। नंबर 5 अपने माहौल में
किस बात से आपको तनाव महसूस होता है उसका पता लगाएं और अपनी भावनात्मक एवं शारीरिक प्रतिक्रिया पर गौर करें। तनाव कम करने की अप्रत्यक्ष विधियों का वर्णन बता रहे हैं अब हम। अप्रत्यक्ष विधियाँ, तनाव कम करने की अप्रत्यक्ष विधियाँ। नंबर 1, शोधन, प्योरिफिकेशन। इस विधि में व्यक्ति सर्वप्रथम अपनी समस्या के विषय में शोधन करता है, तत्पश्चात उसे हल करता है और अपने तनाव को कम करता है। पृथकीकरण, पृथकीकरण का मतलब आइसोलेशन। ये जो हो रहा है ना आजकल आइसोलेशन, उसको आइसोलेट कर दिया, यानी कि उसको अलग कर दिया, समाज से अलग कर दिया, आइसोलेशन। तो ये होगा पृथकीकरण हिंदी में। इस विधि में व्यक्ति स्वयं को उस समस्या से पृथक कर लेता है जो उसमें तनाव की स्थिति को जन्म देने वाली होती है। प्रतिगमन, रिग्रेशन। प्रतिगमन, रिग्रेशन का अर्थ है पूर्व व्यवहार को अपनाना। जब कोई व्यक्ति असफल होने पर शिशु के समान रोने लगता है तो इसे प्रतिगमन कहते हैं। प्रतिगमन कहते हैं। दिवास्वप्न, यानी जिसे कहते हैं डे ड्रीमिंग, दिन में स्वप्न देखना। इस विधि में व्यक्ति जब अपनी समस्या को यथार्थ में हल नहीं कर पाता है तो उसे स्वप्न में हल करके अपने तनाव को कम करता है। नंबर 5, तादात्म्य स्थापित करना, आइडेंटिफिकेशन। इस विधि में असफल व्यक्ति अपने से संबंधित व्यक्ति की सफलता को अपनी सफलता समझकर अपने तनाव को कम करता है। कहते ना, हम ना हुए, कम से कम हमारे यार दोस्त पास हो गए, कम से कम वो तो सफल हो गए, तो औरों की सफलता को देख करके धैर्य करता है। तनाव कम करने की प्रत्यक्ष विधियों का उल्लेख। तनाव कम करने की प्रत्यक्ष विधि है। नंबर 1, बाधाओं को नष्ट या दूर करना, डिस्ट्रॉइंग और रिमूविंग द ऑब्स्टेकल्स। व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति में जो बाधाएं, अवरोध उसके मार्ग में उत्पन्न होते हैं उन्हें वह पूर्ण रूप से समाप्त करने का प्रयास करता है। जब व्यक्ति अपने इस उद्देश्य में पूर्णतः सफलता प्राप्त कर लेता है तो उसका तनाव समाप्त हो जाता है। यदि व्यक्ति के दैनिक जीवन का भली भांति निरीक्षण किया जाए तो यह स्पष्ट दिखाई देता है कि इस विधि का प्रयोग वह बहुत अधिक करता है। कार्यविधि में परिवर्तन, सीकिंग अल्टरनेटिव वर्क मेथड। जब व्यक्ति अपने उद्देश्य पूर्ति के मार्ग में आई हुई बाधा को नष्ट नहीं कर पाता है तो वह दूसरा मार्ग खोजकर समस्या को हल कर अपने उद्देश्य की पूर्ति कर लेता है और व्यक्ति तनाव मुक्त हो जाता है। ये था हमारा आज का विचार तनाव के ऊपर, तनाव प्रबंधन। और इसमें कुछ और चीज़ बता रहे हैं अलग से। शांति के संदर्भ में रविंद्रनाथ टैगोर का दार्शनिक चिंतन। रविंद्रनाथ टैगोर का दार्शनिक चिंतन, टैगोर के अनुसार सर्वोच्च शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। संपूर्ण सृष्टि से टैगोर का अभिप्राय है कि संसार की चर और अचर, जड़ और चेतन, सजीव और निर्जीव सभी वस्तुएं, इन वस्तुओं से पहले हमारे जीवन का सामंजस्य तभी हो सकता है जब हमारी सभी शक्तियाँ विकसित होती हैं और पूर्णता के उच्चतम बिंदु तक पहुँचती हैं। इसी को टैगोर ने मनुष्यत्व कहा है। रविंद्रनाथ टैगोर का मानना था कि वास्तव में मनुष्य यह है, वह है जो संसार के सभी मनुष्यों में भेद न करे, अपितु उन्हें एक समान समझे। मानव कल्याण की भावना को ही इन्होंने धर्म की संज्ञा दी है। उनका मानना था कि समस्त विश्व के कल्याण के माध्यम से ही हमारा कल्याण हो सकता है। वे चाहते थे कि संपूर्ण विश्व में बंधुत्व की भावना विद्यमान हो तथा विश्व में शांति प्राप्त हो। इसके लिए उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना भी की थी। वे चाहते थे कि उनका विश्व बंधुत्व का सपना साकार हो जिससे समाज में शांति व्यवस्था स्थापित हो सके एवं देश का कल्याण हो सके। गांधी जी की तत्व मीमांसा पर टिप्पणी। तत्व मीमांसा गांधी दर्शन का केंद्रीय सिद्धांत है, ईश्वर का प्रत्यक्ष। उनकी ईश्वर की अवधारणा सत्य की अवधारणा से पृथक नहीं की जा सकती। हिंदू धर्म नामक उनके ग्रंथ के 38वें 39वें खंड में हमें ईश्वर के अस्तित्व के पक्ष में कई तर्क मिलते हैं। गांधी जी तत्व ज्ञान का सर्वोत्तम ग्रंथ गीता को मानते थे। भगवत गीता के अनुसार मूल तत्वों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, पुरुष एवं प्रकृति।
यहीं पर पुरुष से तात्पर्य ईश्वर एवं प्रकृति से तात्पर्य पदार्थ है। इनमें से ईश्वर को श्रेष्ठतम माना गया है। गांधी जी ने सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह एवं निर्भयता के विषय में क्या विचार दिए थे, उनके बारे में बता रहे हैं। सत्य, ट्रुथ, ईश्वर को प्राप्त करना गांधी जी के जीवन का लक्ष्य था। उनका विश्वास था कि यह संसार नश्वर है, मात्र ईश्वर ही अमर है। अतः मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य ईश्वर को प्राप्त करना है। उनका कहना था कि ईश्वर को प्राप्त करने का सबसे अच्छा साधन केवल एक ही है, वह है सत्य। इनका विश्वास था कि सत्य सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है। अहिंसा, गांधी जी की दार्शनिक विचारधारा का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व अहिंसा है। अहिंसा परमो धर्म में, अर्थात गांधी जी अहिंसा को परम धर्म मानते थे। अहिंसा का इतना अधिक महत्व इसलिए है कि सत्य, जिसको गांधी ईश्वर मानते हैं, की प्राप्ति मात्र अहिंसा के द्वारा ही संभव है। सत्याग्रह, वह सिद्धांत सत्य एवं प्यार पर आधारित है। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह शब्द का अर्थ है सत्य का दृढ़ अवलंबन या सत्य का आग्रह करना। चूंकि सत्य आत्मा है, इसलिए वह आत्म शक्ति भी है। निर्भयता, फियरलेसनेस, निर्भयता के अर्थ को स्पष्ट करते हुए गांधी जी ने कहा है कि निर्भयता का अर्थ है समस्त बाह्य भयों से मुक्ति, जैसे बीमारी का भय, शारीरिक चोट का भय तथा मृत्यु का भय, संपत्ति विहीन होने का भय, अपने प्रियजन की मृत्यु का भय, प्रतिष्ठा खोने का भय, अनुचित कार्य करने का भय इत्यादि। अब हम बता रहे हैं समाज दर्शन के अंतर्गत वर्ण व्यवस्था तथा समाज की आदर्श व्यवस्था का वर्णन। समाज दर्शन के अंतर्गत वर्ण व्यवस्था तथा समाज की आदर्श व्यवस्था का वर्णन इस प्रकार है। वर्ण व्यवस्था, गांधी जी ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में प्रतिपादित वर्ण व्यवस्था के सिद्धांत को मानते हैं, लेकिन कालांतर में जो जाति प्रथा विकसित हुई उसके वे कट्टर विरोधी हैं। गांधी समाज के अस्तित्व एवं प्रगति के लिए बौद्धिक, सैनिक, व्यावसायिक तथा शारीरिक श्रम को समान रूप से आवश्यक मानते हैं। यदि प्रत्येक कर्म को सम्मान की दृष्टि से देखा जाए तथा कर्तव्य को बुद्धि से किया जाए तो किसी विशेष वर्ग के लिए विशेषाधिकारों की समस्या ही उत्पन्न नहीं होगी। समाज की आदर्श आर्थिक व्यवस्था, गांधी जी का कहना था कि प्रेम, अहिंसा, अस्तेय एवं परिग्रह जैसे नैतिक गुणों को स्वीकार करने के बाद ही समाज में समता लाई जा सकती है। गांधी जी के अनुसार मानव का आदर्श सादा जीवन और उच्च विचार है, न कि उच्च जीवन और सादे विचार। ये था हमारा आज का टॉपिक तनाव प्रबंधन पर। मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा आपसे नई वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।